Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous 2 lectures में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स की थी, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम एंड बैड डेट्स की सारी एडजस्टमेंट्स की थी. आज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, goods distributed as samples, goods taken by the proprietor for personal use, goods distributed among staff as staff welfare, goods lost, stolen or destroyed and managers commission. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा है जो प्रोपराइटर बिजनेस में लगा रहा है, ओनर बिजनेस में लगा रहा है. ठीक है, तो अगर प्रोपराइटर इस पैसे को बिजनेस में ना लगाकर कहीं और देता, बैंक में ही जमा क्यों ना करा देता या किसी को उधार दे देता, तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलता. तो इसी तरह से ओनर क्या करता है, वो बिजनेस में भी कुछ ना कुछ बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है उस कैपिटल के अमाउंट पर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने 10 लाख रुपए लगाए, बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो ओनर क्या करेगा, इस 10 लाख रुपए पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा एनुअली. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी. बिजनेस में ये पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ रहा है कुछ इंटरेस्ट ओनर को देने के बाद. ठीक है, तो वो जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो रियल प्रॉफिटेबिलिटी होगी. राइट, तो बिजनेस के लिए ये जो इंटरेस्ट जा रही है बिजनेस में से, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस जो पे कर रहा है पैसा इंटरेस्ट का, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना, और ओनर के लिए गेन है. यहां पर हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बिजनेस के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कहां कहां आएगा, रिकॉर्डिंग कहां कहां करेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर वहीं आते हैं, और दूसरा हम कैपिटल में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे. ठीक है, कहां आती है कैपिटल, लायबिलिटीज साइड में आती है बैलेंस शीट के. ठीक है, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल में इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा. चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब जब ओनर कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहा है तो ड्रॉइंग जो कर रहा है, ड्रॉइंग क्या होता है, वो पैसा जो ओनर ने निकाला है पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से पैसा लिया पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहा है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे भी करेगा, है ना. ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ओनर बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या है वो इंटरेस्ट, बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट इनकम हो गई, और इनकम कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. और दूसरा कहां आएगी, दूसरा आएगी, इसको हम ड्रॉइंग में ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स में ऐड कर देंगे, और जो फाइनल अमाउंट होगा उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे. ठीक है, मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूं कैसे करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही इस एग्जांपल में आ जाएंगे. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें आपको कैपिटल दी है 1 लाख की, ड्रॉइंग्स दी है 10,000 की, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है, अलाउ 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 5% पर एनम इंटरेस्ट देनी है कैपिटल पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम, और ड्रॉइंग पर 10% की इंटरेस्ट चार्ज करनी है. ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर एंड का 20,000 रुपीज. ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है आपको 1 लाख का 5%. ठीक है, 5%, ये आ गया 5,000 रुपीज. ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 का 10%, ये आ गया 1,000 रुपीज. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो कहां पर आएगा, एक्सपेंडिचर है, कहां आएगा, P&L के डेबिट में. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन मैंने यहां करके दिखा दिया आपको, तो 5,000 डायरेक्ट लिख रही हूं. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, एक तरीके से बिजनेस के लिए गेन है. ठीक है, तो क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000. ठीक है, सॉरी 1,000 रुपीज. ठीक, चलिए अब बैलेंस शीट में देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको.
बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल दी हुई है 1 लाख। अब कैपिटल में ऐड करेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लो पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, अब यहीं पर लिखेंगे इसको, और दूसरा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 20,000, तो ये जो 25,000 है ये कहां जाएगा, यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस क्या क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है एक तो ड्रॉइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितनी है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, ये आ गया 11,000। 11,000, अब 1 लाख में से 25,000 प्लस करेंगे तो ये हो गया 1,25,000, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। 1,25,000 में से 11,000 माइनस किए तो यहां पर आ जाएगा फाइनली 1,14,000 बाहर, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, यहां पर ये जो ड्राइंग्स है ये हमें यहां पर लिखी हुई दी है, ट्रायल बैलेंस में दी है। क्या होता अगर ये ड्राइंग्स हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती, एडजस्टमेंट में दी होती, इसका मतलब अभी हमने इसको एडजस्ट नहीं किया होता, ट्रायल में है, इसका मतलब इसकी जनरल एंट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, इसलिए ये ट्रायल में है। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में होती तब हम इसका 2 जगह ट्रीटमेंट करते, इसको 2 जगह रिकॉर्ड करते। एक तो हम, क्योंकि ड्राइंग हुई है, अगर गुड्स लिया है बिजनेस में से ओनर ने, तो इसे एक तो हम परचेज में से माइनस करते, गुड्स कम हो गया, और दूसरा हम कैपिटल में से माइनस करते, ठीक है। यहां पर ट्रायल में दी है इसलिए हमने डायरेक्ट कैपिटल में से माइनस किया है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। बिजनेस गुड्स को सैंपल्स की तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट करता है टाइम टू टाइम। उससे क्या होगा, उससे बिजनेस का सेल्स प्रमोशन होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा गुड्स, कौन सी कंपनी क्या गुड्स सेल कर रही है, तब तक वो उसको बाय कैसे करेगा, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन के लिए भी एज अ सैंपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब कंपनी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो क्या होगा, एक तो बिजनेस में से गुड्स कम हो जाएगा, बिजनेस में से गुड्स कम होगा तो क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे, जितना भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे परचेज में से माइनस कर देंगे। तो परचेज कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा, एक तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल्स को, और दूसरा क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, तो दूसरा इसको P&L के डेबिट साइड में भी शो किया जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो भी आप लिखना चाहें। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं एक इकट्ठा कराऊंगी, अभी 3 एडजस्टमेंट बता रही हूं, तीनों का एक एग्जाम्पल कराऊंगी। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है ओनर ने, तो ये क्या हो गया, ये हो गई ड्रॉइंग, है ना, ये हो गई ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का क्या होगा, ड्रॉइंग्स को एक तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल लिखी होती है उसमें से माइनस करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, परचेज कम हो गई क्योंकि हमारा गुड्स कम हुआ है बिजनेस में से, तो दूसरा क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ एज स्टाफ वेलफेयर। तीसरा ये भी हो सकता है कि हम गुड्स को स्टाफ को ही बांट दे रहे हैं, ठीक है। स्टाफ को हमने किसी ओकेजन पर गुड्स दे दिया, या जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उसको स्टाफ को दे दिया, किसी ओकेजन पर दे दिया, कैसे भी दे दिया, तो एक ये भी तरीका हो सकता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी एक तरीके से गुड्स कम कर रहा है बिजनेस का, तो परचेज में से माइनस करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जो परचेज लिखी होती है उसमें से माइनस करेंगे, और दूसरा क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर हो रहा है बिजनेस के लिए, तो P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखकर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। क्लियर। एक बात और नोटिस कीजिए यहां पर, ये जो बार बार हम परचेज में से माइनस कर रहे हैं ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, या गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, इसको हम परचेज में से माइनस न करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं।
ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दी है, परचेज दी है, 1,10,000 एंड 80,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, गुड्स वैल्यूड एट 5,000 वर यूज बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये 5,000 क्या हो गया, ये 5,000 हो गई ड्राइंग्स। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज एज स्टाफ वेलफेयर। तो ये 10,000 का एम्प्लॉइज को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। फाइनली गुड्स कॉस्टिंग 3,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, 3,000 का एज अ सैंपल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है 20,000 रुपीज। चलिए अब देखते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लिखेंगे, टू परचेजेस 80,000, ठीक है, माइनस क्या क्या करेंगे, सबसे पहले गुड्स टेकन बाय ओनर, गुड्स टेकन बाय ओनर ₹5,000। फिर है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा नहीं लिख रही हूं यहां पर मैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, ये था आपका 10,000। फाइनली गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सेल्स प्रमोशन ₹3,000। सबको माइनस कर देंगे 80,000 में से, ये आ जाएगा 62,000 बाहर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ दो ही एक्सपेंडिचर हुए हैं बिजनेस के लिए, एक तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और दूसरा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। तीसरा क्योंकि ओनर ने लिया है 5,000 का गुड्स तो उसको हम ड्राइंग मानेंगे, ठीक है। तो दो लिख लेते हैं, टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ₹10,000 और एक और क्या है, टू सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ₹3,000, ठीक है। अब बैलेंस शीट में और लिखकर देख लेते हैं इसको। कैपिटल और नेट प्रॉफिट आपको गिवन था, तो कैपिटल जो ऑलरेडी गिवन है 1 लाख रुपीज, ये लिख लेते हैं। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट ₹20,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, टोटल आ गया 1,20,000। अब माइनस करेंगे ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी भी दी हुई है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज की, ये ड्राइंग्स दी हुई है 10,000 रुपीज की। तो एक तो ये 10,000 प्लस ओनर ने 5,000 का गुड्स और ले लिया, तो 10,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 5,000, ये हो गया 15,000। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1,05,000 रुपीज बाहर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड। क्या हो, गुड्स लॉस्ट हो जाए, स्टोलन हो जाए, चोरी हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। अच्छा, इसमें दो कंडीशन आती हैं, एक तो है इफ द स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड और दूसरी है इफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड। फर्स्ट कंडीशन में जब इंश्योरेंस मिल ही नहीं रहा है, कुछ क्लेम मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, अगर 10,000 रुपए के गुड्स में मान लीजिए आग लग गई, तो क्या होगा, एक तो 10,000 रुपए से हमारा गुड्स कम हो गया, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 10,000 रुपए, ठीक है। और दूसरा 10,000 रुपए का पूरा लॉस हो गया, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे 10,000 रुपए, ठीक। दूसरा केस क्या है, इफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड, अगर इंश्योरेंस क्लेम हमको मिल सकता है तब क्या होगा, तब कैसे दिखाएंगे, मान लेते हैं अगेन 10,000 रुपए के गुड्स में आग लगी है, तब सबसे पहले 10,000 रुपए का गुड्स तो गया ही गया है बिजनेस में से, है ना, कम हुआ है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो 10,000 रुपए दिखाएंगे ही दिखाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने 9,000 रुपीज का क्लेम
एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको 9,000 रुपीज दे देंगे, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ, पी एंड एल के डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, कितने का लॉस दिखाएंगे, सिर्फ 1,000 रुपीज का। बाकी का जो 9,000 रुपीज का क्लेम है इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्लेम ड्यू है, अभी पैसा मिला नहीं है, हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से करते हैं इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ऑन 20th March 2022 स्टॉक कॉस्टिंग 80,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द स्टॉक वाज नॉट इंश्योर्ड। स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था, तो इसका तो सिंपल होगा, क्या होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, कितना है 80,000, ठीक। दूसरा पी एंड एल के डेबिट साइड में, क्योंकि इंश्योरेंस तो मिला ही नहीं, हमको कुछ क्लेम नहीं मिला है, तो सीधा सीधा ये हमारे लिए पूरा लॉस हो गया। तो क्या आएगा, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 80,000, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है सेम ऑन 20th March 2022 stock costing 80,000 were destroyed by fire, the stock was insured। दूसरी कंडीशन में स्टॉक इंश्योर्ड है एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹70,000 ओनली। कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको 70,000 रुपीज का क्लेम दे देंगे, ठीक है। इस केस में क्या लॉस हुआ बिजनेस को, इस केस में बिजनेस को सिर्फ 10,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहां बताती हूं, ये लॉस 80,000 का ना होकर 80,000 अंदर लिखेंगे यहां पर और माइनस कर देंगे 70,000 इंश्योरेंस क्लेम 70,000, ठीक है। बाहर आ जाएगा 10,000, लॉस कितने का हुआ है, सिर्फ 10,000 का। अब ये 70,000 कहां आएंगे, ये 70,000 आएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे, करंट असेट्स वाली हेडिंग में, करंट एसेट्स वाली हेडिंग में आएगा ये इंश्योरेंस कंपनी और यहां पर हम लिखेंगे क्लेम ड्यू, ठीक है। ये आ गया आपका 70,000, क्लियर है, ठीक है। बैलेंस शीट में दिखाया, पी एंड एल में दिखाया और ट्रेडिंग में दिखाया, ठीक। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, यूजुअली कंपनी मैनेजर को सैलरी तो देती ही देती है प्लस कुछ कमीशन भी देती है, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज अ कमीशन देती है, मतलब नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कमीशन मैनेजर को देती है, ठीक है। अब बात आती है, इसमें दो कंडीशन है, क्या क्या, अच्छा पहले ये देख लेते हैं रिकॉर्डिंग कहाँ होगी। एक, क्योंकि ये मैनेजर कमीशन एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही है बिजनेस के लिए, तो एक तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा और दूसरा क्योंकि अभी पे नहीं हुआ है, मैनेजर्स कमीशन एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, तो इसका मतलब अभी पे नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, है ना। अच्छा, दो कंडीशन क्या है इसमें, एक तो सिंपल है कि मैनेजर्स कमीशन आप नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करो, मैनेजर्स कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, पी एंड एल अकाउंट है आपका, ठीक है। यहां पर आपको ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, यहां पर कहीं आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। यहां पर नेट प्रॉफिट जो आता है, तो पहली कंडीशन में क्या है कि इस नेट प्रॉफिट पर कुछ जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन है उसको कैलकुलेट कर दो, मान लो 5% है तो इस नेट प्रॉफिट का 5%, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि मैनेजर्स कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसको कमीशन चार्ज करने के बाद वाले नेट प्रॉफिट पर परसेंटेज निकालो, ठीक है। दोनों के फॉर्मूला बताती हूं क्या होंगे। फर्स्ट वाले कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ब्रैकेट में लिख लेना आप, मैं सिंपली अभी लिख रही हूं नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन
डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 5% था, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपका था 10,000, तो यहां पर आप क्या करते, 10,000 इंटू 5/100 करते। इस केस में क्या करते, 10,000 इंटू 5/100 प्लस 5, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका 10,000 इंटू 5/105। क्लियर है, इस तरह से कैलकुलेट करते, ठीक है। ये कब किया हमने, जब हम कमीशन चार्ज करने के बाद वाले नेट प्रॉफिट पर कमीशन निकाल रहे हैं, और ये वाला क्या किया, सीधे डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट पर ही कमीशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज रुपीज 21,000। 21,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, कमीशन चार्ज करने के पहले वाला नेट प्रॉफिट है ये। मैनेजर ऑफ अ फर्म इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट, 5% का कमीशन मिलना है मैनेजर को। अब दो कंडीशन दी हुई हैं, क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट है इफ मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरी क्या है, ये तो सिंपल वाला है, नेट प्रॉफिट पर सीधे सीधे हमने 5% निकाल लेंगे। दूसरे वाले में कहा है इफ द मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, उस नेट प्रॉफिट पर परसेंटेज निकालो, उस प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोनों केस में देख लेते हैं। केस 1 क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन क्या होगी, इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 21,000, परसेंटेज कितना है कमीशन का, 5%, तो ये आ गया आपका 1050, ठीक है। अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है आपका 21,000 का नेट प्रॉफिट है, 5% कमीशन है, 100 प्लस, फिर से 5 प्लस करेंगे, है ना, फिर से परसेंटेज ऑफ कमीशन को प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21,000 इंटू 5/105, ठीक है। ये कैलकुलेट करके आएगा 1,000, ठीक। अच्छा, अब इसको रिकॉर्ड कहां कहां करेंगे, एक तो P&L में करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में करेंगे, क्योंकि ये अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो P&L में लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग रुपीज, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट केस में आया है 1050 और दूसरे में है 1000, ठीक है। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए 1050 लिख दे रही हूं, सेकंड केस होगा तो 1000 आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है कमीशन, तो यहां लायबिलिटीज में लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग रुपीज 1050, ठीक है। क्लियर है, चलिए आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।